लोगों का अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव है और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी लोग भारतीय इतिहास के सत्र में उपस्थित हैं। भारतीय इतिहास के तहत हमने आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत की थी। आधुनिक भारतीय इतिहास में हमने यूरोपियों का आगमन विभिन्न वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपको उन वीडियो को देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं मानता हूं आगे टॉपिक तभी अच्छे समझ में आते हैं जब आपने पीछे के टॉपिकों को पढ़ा हुआ हो। आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों ने भारत की विजय कैसे की। अगर हम अंग्रेजों ने भारत की विजय को देखें तो अंग्रेजों ने भारत की विजय के क्रम में पहले बंगाल को जीता। बंगाल के बाद उन्होंने मैसूर को जीता। मैसूर को जीतने के बाद उन्होंने मराठों को जीता। मराठों के बाद पंजाब को जीता। पंजाब के बाद अवध का विलय किया। अब हम इसमें देखें तो बंगाल का अधिग्रहण वो क्या परिस्थितियां थी, वो किन परिस्थितियों में अंग्रेज बंगाल जैसे बड़े साम्राज्य और समृद्ध साम्राज्य को मुगल सत्ता के होते हुए भी और बंगाल के नवाब के होते हुए भी किस प्रकार बंगाल पर अपना अधिकार कर पाते हैं और कैसे बंगाल का नवाब केवल कठपुतली नवाब बनकर रह जाता है और वहीं पर मुगल बादशाह इस पर कुछ नहीं कहता। इन सब परिस्थितियों में कैसे ये परिस्थितियाँ पनपी, कैसे ये उभरी और कैसे अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया और बंगाल पर अधिकार करने के बाद बंगाल के समृद्धशाली संपदा पर उसकी पहुंच बढ़ गई। उसी पहुंच के माध्यम से अंग्रेजों ने एक ऐसी सेना इकट्ठी की, एक ऐसी सेना बनाई जो पूरे भारत को रौंदने में सक्षम थी, जिसने पूरी की भारत की विजय कर ली। तो हम कह सकते हैं बंगाल की नीति ने भारत की नीति को तैयार कर दिया था। इसलिए जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है तब भी बंगाल से ही शुरू होता है और वही आंदोलन फिर पूरे भारत में पहुंच जाता है। तो अगर हम देखें बंगाल, तो बंगाल की शुरुआत देखें तो क्या है, बंगाल एक मुगल सत्ता का प्रांत था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में मुगल सत्ता कमज़ोर हो रही थी और मुगल सत्ताएं कमज़ोर होने के कारण बंगाल स्वतंत्र हो रहा है, अवध स्वतंत्र हो रहा है, हैदराबाद स्वतंत्र हो रहा है, मराठा राज्य उभर रहा है, मैसूर राज्य उभर रहा है, पंजाब राज्य उभर रहा है। ये सारे राज्य धीमे धीमे करके उभरने लगे थे। जाट शक्ति उभर रही है, ये शक्तियाँ उभर रही थी। इसी बीच क्या हुआ, बंगाल क्योंकि पहले से बहुत बड़ा क्षेत्र है और समृद्धशाली क्षेत्र था तो बंगाल भी उभरा। तो जब 1707 में बंगाल औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बहादुर शाह प्रथम उस वहाँ मुगल बादशाह बनते हैं। उस समय की स्थितियों को देखें तो क्या था, बंगाल का सूबेदार अजी मुसान था और बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां था। जो अजी मुसान है वह राजपरवास से संबंधित होने के कारण अधिकतर दिल्ली में रहता है, इसलिए वास्तविक शक्ति जो है मुर्शिद कुली खां के पास ही है। सूबेदार का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकारी जो सैन्य व्यवस्था को संभालता हो, पुलिस व्यवस्था को संभालता हो, न्याय व्यवस्था को संभालता हो। दीवान का मतलब होता है वित्तीय अधिकारी जो वित्त या धन की व्यवस्था को देखता हो। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए अजी मुसान नहीं, मुर्शिद कुली खां ही वास्तव में वास्तविक शक्ति को बंगाल की संभालता था। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है उसके बाद 1707 में फर्रुखसियत द्वारा मुर्शिद कुली खां को ही बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। तो हम देख रहे हुए इसी क्रम में देखते हैं कि बंगाल क्या है, अब मुगल सत्ता से धीमे धीमे अलग होने लगा था। अभी अलग हुआ नहीं था क्योंकि मुर्शिद कुली खां कहीं ना कहीं मुगल सत्ता को अपने ऊपर मानता था। लेकिन यहाँ से बंगाल स्वतंत्र होने लगा धीमे धीमे, क्योंकि समृद्धशाली प्रदेश था और इतने समृद्धशाली प्रदेश और दिल्ली से इतनी दूरी होने के कारण क्या होता था, नियंत्रण रख पाना दिल्ली के लिए मुश्किल होता था। ऐसे में कमजोर शासक को तो नियंत्रण रखना और मुश्किल होता है। मुर्शिद कुली खां अब बंगाल को एक शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्ति बना देता है। उसके बाद मुर्शिद कुली खां के बाद शुजाउद्दीन नवाब बनता है जो 1729 से 1739 तक बनता है। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान नवाब बनता है। जब सरफराज खान नवाब बनता है तो 1739 से 1740 तक ही नवाब रहता है। उस समय एक व्यक्ति और उभर के आता है, अली वर्दी खां। अली वर्दी खां सेनापति था और वो क्या करता है, सरफराज खान की हत्या कर देता है और स्वयं
बंगाल का नवाब बन जाता है। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बंगाल मुगल सत्ता से पूरी तरह से अलग होने लगा। अब जो अली वर्दी खां है, मुगलों का करता है, अपनी सत्ता को वैध करने के लिए 2 करोड़ रुपए का नजराना बेचता है। क्या बेचता है? नजराना बेचता है। अब ये नजराना बेचने के बाद 2 करोड़ रुपए का, उसके बाद वो अपने जीवन में कभी भी वो नजराना नहीं बेचता है। जब अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं, एक पटना में, एक पूर्णिया में और एक घसीटी बेगम। क्या थी? घसीटी बेगम, जो कहाँ थी? मुर्शिदाबाद में मेरे ख्याल से, तो ढाका में, मुर्शिदाबाद ढाका में थी। तो ये 3 बेटियां थी, मतलब अली वर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। तो निश्चित बात थी कि इन्हीं में से किसी को शासन सत्ता संभालनी थी। अब इसमें क्या होता है, जो तीनों पुत्रियां हैं, उन तीनों पुत्रियां हैं, इनके क्या हो गए, बेटे था। एक बेटा था, एक जो पटना में रहती थी, उस पुत्री का बेटा था शुजाउद्दौला। जब अली वर्दी खां मरता है तो शुजाउद्दौला सत्ता पर कब्जा कर लेता है। अब एक बात था, ये जो ढाका की घसीटी हैं या पूर्णिया की मौसी हैं, समझ में आ गया, उनका शौकत जंग बेटा है, उन सबका बराबर का हक है। अब ऐसे में जब सिराज बंगाल का नवाब बन जाएगा तो ये लोग आराम से मान जाएंगे, विरोध करेंगे? ये लोग विरोध करते हैं। क्या करते हैं? ये लोग विरोध करते हैं। अब इधर तो ये सब घटनाएं घट रही हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, बालासोर में फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, उसके बाद कलकत्ता नगर की स्थापना कर रहे हैं। तो बालासोर में फैक्ट्री स्थापित करने व्यापारिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। कलकत्ता नगर की स्थापना करने से क्या हो रहा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। और इससे भी बड़ी बात क्या थी, 1770 में एक लंपट मूर्ख फरुखसियर था, जो मुगल सम्राट था, वो क्या करता है, एक शाही फरमान जारी करता है, उसके माध्यम से बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का एकाधिकार दे देता है। अब एकाधिकार देने से होता क्या है कि ये लोग उसका दुरुपयोग करते हैं निजी व्यापार के लिए, और स्थानीय व्यापारियों को भी इस व्यापार के माध्यम से व्यापार कराते हैं और खुद टैक्स लेते हैं उनसे। इससे क्या होता है, नवाब को हानि हो रही थी। क्या हो रही थी? एक तो व्यापारिक महत्वाकांक्षा इनकी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दूसरा ये नवाब की हानि भी हो रही थी। नवाब और इनमें क्या था, तनाव था सिराज से पहले ही, अली वर्दी खां के समय से ही तनाव था। लेकिन अली वर्दी खां यूरोपीय कंपनियों को मधुमक्खी के समान मानता था और कहता था कि अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट के मार देंगी, और छेड़ा नहीं गया तो ये शहद देंगी। तो अब यही तनाव क्या हो रहा है, सिराज के समय आ रहा है। लेकिन अली वर्दी खां मजबूत शासक है, इसलिए कंपनी कुछ नहीं कह रही है। अब यहाँ क्या है, सिराज मजबूत शासक है या नहीं है तो स्थापित कर पाता, लेकिन वो जब शासक बन रहा है तो उसके विरोधी बहुत हैं। इसके अलावा अन्य विरोधियों में इसका सेनापति मीर जाफर था, राय दुर्लभ था, जगत सेठ था, फतेह चंद था, फतेह कलकत्ता बैंकर था, ये पूंजीपति थे। तो अब ये सब भी इसके क्या है, विरोध कर रहे हैं। और विरोध क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्णिया से या ढाका की मौसी से किसी न किसी से मिले हुए थे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब ये सिराज नवाब बनता है तो कंपनी ना तो इन्हें बधाई देती ना उपहार देती है। तो अब नवाब जो है उसकी सनकेगी नहीं सनकेगी, वो कहता अच्छा ऐसी बात, तो वो इसको बहुत गलत लेता है। इधर अंग्रेज एक काम और करते हैं, कलकत्ता की किलेबंदी करते हैं, और वो भी नवाब से पूछे बिना। अब नवाब की और ज़्यादा सनक गई, वैसे ही बुद्धि कम होती है, ऐसे में सनका होगा तो क्या होगा, और सनकेगी। अब इसी स्थिति के बीच क्या होता है कि ये क्या करता है, कासिम बाजार फैक्ट्री जो अंग्रेजों की थी उसका निरीक्षण करना चाहता है, लेकिन निरीक्षण नहीं करने देते अंग्रेज, तो इसकी और दिमाग खराब हो जाते हैं। और ये इसी तनाव के माहौल में कलकत्ता शहर पर हमला कर देता है और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लेता है। वहीं पर जब फोर्ट विलियम कब्जा करता है तो ये 146 अंग्रेज सैनिकों को कैदी बनाता है। इसमें एक हॉलवेल भी था। हॉलवेल यहाँ एक घटना का जिक्र करता है जिसे ब्लैक होल कांड कहते हैं। ब्लैक होल कांड में क्या होता है, एक 14 बाई 18 कमरा था जिसमें 146 अंग्रेज कैदियों को बंदी बनाया गया, और जब वो निकले तो उसमें से केवल 23 बचे थे, बाकी सबको तंदूर बन चुका था। क्या बन चुका था? तंदूर बन चुका था।
अब ये घटना सही है गलत है इस बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय के जो गुलाम हुसैन लेखक है, समकालीन लेखक हैं, वो इस घटना का कोई जिक्र नहीं करते। हो सकता है अंग्रेजों ने सिंपैथी प्राप्त करने के लिए या सिराज के विरुद्ध एक अभियान चलाने के लिए किया हो। अब जब कलकत्ता पर हमला होता है, फोर्ट विलियम पर सिराज कब्जा कर लेता है, तो मद्रास में बैठा क्लाइव एक शक्तिशाली सेना भेजता है कलकत्ता में, और कलकत्ता में सेना भेजने के बाद सिराज को अलीनगर की संधि करने के लिए विवश करता है। अलीनगर क्या है, जब सिराज कलकत्ता को जीत लेता है तो उसी का नाम वह अलीनगर कर देता है। तो अलीनगर की संधि के तहत क्या होता है, कलकत्ता की किलेबंदी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है, सिक्के डालने का अधिकार मिल जाता है, और जो आने जाने में खर्चा हुआ था अंग्रेजों का, उसका युद्ध हर्जाना भी सिराज देने का वचन देता है। लेकिन इधर क्या करते हैं अंग्रेज, फ्रांसीसियों की जो चंद्रनगर की फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लेते हैं। अब क्या अंग्रेजों को हौसले बुलंद होते हैं, वो सोचते हैं कि सिराज को हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को नवाब बना दिया जाए जो हमारी ज़रूरतों को आराम से पूरा कर सके। तो इसीलिए जो अंग्रेज थे वो उसके अधिकारियों को अपनी तरफ करते हैं, जैसे मीर जाफर सेनापति, राय दुर्लभ, जगत सेठ, फतेह चंद्र, इन सबको अपनी तरफ करते हैं। उसके बाद 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध होता है। लेकिन ये युद्ध क्या था, वास्तव में षड्यंत्र था, क्योंकि इसके जो मुख्य अधिकारी थे वो इसकी तरफ थे ही नहीं। 50,000 की सेना नवाब की थी, 11 और अंग्रेज सेना में 1100 यूरोपीय और 200 भारतीय थे। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो नवाब की तरफ कोई सेना थी ही नहीं। मीर जाफर विद्रोह करता है, मतलब राजद्रोह करता है, और वो अंग्रेजों की तरफ मिल जाता है। लेकिन फिर भी सिराज की तरफ से लड़ने के लिए कुछ वीर सैनिक थे, कुछ वीर सेनापति थे, उनमें मीर मदान था और मोहनलाल था। ये लोग लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जब सिराज को लगता है कि वो हारने वाला है तो वो मैदान छोड़कर मुर्शिदाबाद भाग जाता है। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का पुत्र उसका पीछा करता है और मुर्शिदाबाद में मीरन उसकी हत्या कर देता है, जो मीर जाफर का पुत्र था। इसी के साथ प्लासी का युद्ध समाप्त हो जाता है। अब प्लासी की जीत अंग्रेजों की जीत मानी जाती है, और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। जब वह बंगाल का नवाब बनता है तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के मुक्त व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को सौंप देता है। साथ ही 24 परगना क्षेत्र की जमींदारी क्लाइव को देता है। इसके अलावा अन्य उपहार देता है। लगातार अंग्रेज से मांग कर रहे थे, जिससे मीर जाफर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है और उनकी मांगों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। तो मीर जाफर अंग्रेज छुटकारा पाने के लिए डचों से समझौता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भेद खुल जाता है। और भेद खुलने से क्या होता है, पहले अंग्रेज डचों को निपटाते हैं 1759 में बेदरा के युद्ध में। जब वो निपट जाते हैं तब कहते हैं, और लाला कैसे हो? मीर जाफर कहता है, ठीक हैं, आदेश दो। यूँ हटो, गद्दी से हट जाता है। और कौन बन जाता है? मीर कासिम नवाब बन जाता है, जो मीर जाफर का दामाद था। क्या था ये? मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम जब नवाब बनता है तो अंग्रेजों को बहुत सारे उपहार देता है, और उपहार के साथ साथ वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी भी अंग्रेजों को देता है। लेकिन मीर कासिम, हमने यहाँ तक करा दिया था आपको, यहाँ से ही हमको आपको कराना था। इतना हमने पीछे का रिवीजन करा दिया। मीर कासिम से आपको कराना था। मीर कासिम क्या था? मीर कासिम ने ऐसा क्या किया जो अंग्रेजों की लड़ाई हुई? अगर हम मीर कासिम के बारे में बात करें, अरे ये कैसा पहले, अगर हम मीर कासिम के बारे में बात करें तो मीर कासिम कब से कब तक रहा? 1760 से 1763 तक। 64 तक नहीं, पहले ही हटा दिया था। तो मीर जाफर और मीर कासिम क्या है? ये योग्य प्रशासक एवं कुशल सेनापति है। अब ये जानता था कि अंग्रेज धूर्त हैं, चालाक हैं, दुष्ट हैं, इसलिए क्या करता है, सबसे पहले अंग्रेजों से दूर भागने की कोशिश करता है। क्या करता है?
दूर भागने का मतलब क्या था? पहले राजधानी थी मुर्शिदाबाद। क्या थी? मुर्शिदाबाद राजधानी थी। ये क्या करता है कि सबसे पहले अपनी राजधानी को अलग करता है, और ये मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी कहाँ ले जाता है? मुंगेर। कहाँ ले जाता है? मुंगेर राजधानी ले जाता है। पहला परिवर्तन करता है, मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले जाता है। दूसरा परिवर्तन क्या करता है? दूसरा परिवर्तन यह अपनी जो सेना थी, सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करता है। सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करता है। समझ में आ गया? तीसरा क्या था? अंग्रेजों के मुक्त व्यापार के दुरुपयोग को रोकने के लिए, अंग्रेजों के मुक्त व्यापार के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह चुंगी कर समाप्त कर देता है। अब एक तो मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर ले जा रहा है, इससे क्या हो रहा है? ये अंग्रेज से दूर जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज इससे हस्तक्षेप ना कर सकें। दूसरा, अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से ट्रेंड कर रहा है, मतलब आधुनिक हथियार, आधुनिक ट्रेनिंग दे रहा है। तीसरा, जो अंग्रेज मुक्त व्यापार के माध्यम से नवाब के कर को नुकसान करते थे, नवाब कहता है कि हम किसी से कर लेंगे ही नहीं, और जब कर ही नहीं लेंगे तो दुरुपयोग कर पाएगा। अब अंग्रेज और अन्य स्थानीय व्यापारी सभी बराबर हो गए, ना हमें टैक्स देना है ना तुम्हें टैक्स देना है, तो अंग्रेज अब स्थानीय व्यापारी से कर ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे। तो अंग्रेजों को इससे क्या होगी? आर्थिक हानि होगी। क्या होगी? इससे आर्थिक हानि होगी। जब अंग्रेजों को आर्थिक हानि हो तो अंग्रेजों की क्या होती है? फिर सनक जाती है। क्या हो जाती है? सनक जाती है। और जब सनक जाती है तो फिर वो किसी को छोड़ते नहीं है। इसने एक खिचड़ी जमा कर होता था, जो ब्रिटिश अधिकारी दुबका लेते थे, इसने वो भी उनसे ब्रिटिश अधिकारी ने निकाल लिया। निकालो, क्यों दुबका रहे हो? हम हैं नवाब। कौन है? हम हैं नवाब। अंग्रेजों ने कहा अच्छा तुम ही हो नवाब। वास्तव में करना क्या चाहता है? मीर कासिम जो नवाब की शक्तियाँ थी, बाशक्तियाँ, उनका प्रयोग करना चाहता है। अंग्रेजों की सनक जाती है, पूछो तुम ही हो नवाब? जो हम ही हैं नवाब। जो अब तुम नहीं रहोगे नवाब। क्या होगा? अब तुम नहीं रहोगे नवाब। और 1763 ईस्वी में युद्ध की घोषणा कर देते हैं अंग्रेज। अब पूछते हैं तुम ही हो नवाब? ये कहता है नवाब छोड़ो, पहले जान बचाओ। क्या करो? जान बचाओ। और ये अवध भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है? ये अवध भाग जाता है। और यहाँ पर अंग्रेज अपने पुराने चेले को फिर नवाब बनाते हैं। किसे बनाते हैं? मीर कासिम के ससुर को। इनमें बड़ा दिक्कत थी, ससुर दामाद को मार रहा है, दामाद ससुर को मार रहा है, चाचा भतीजे को मार रहा है, भतीजा चाचा को मार रहा है। मुस्लिम शासकों में ये बड़ी समस्या रहती थी कि किसी के कोई संबंधी है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर कौन? मीर जाफर नवाब बन जाता है। नवाब बन जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुनाओ, उसने अपनी चाचा की लड़की शादी के लिए अपने चाचा की हत्या कर दी और नवाब बन गया। बात समझ रहे हो? तो ऐसे ये अब ये मीर जाफर ने अपनी पुत्री मीर कासिम को दी। अरे पुत्री खाते तू उसको धोखा ही देता, उसे बैठा देता, लेकिन नहीं। और 1 साल बाद मर गया। कितना बुढ़ा होगा सोचो जी। 1 साल बाद मर गया, फायदा क्या उधर बनने का है? ये तो नंबर 1 का गधा था। पहला गधा कौन था? सिराज। दूसरा गधा, ये थोड़ा कम गधा था, लेकिन अंग्रेज तब तक शक्तिशाली हो चुके थे। अच्छा हमसे पंगा। तो अब ये अवध बग गया। अवध में कौन था उस समय शासक? शुजाउद्दौला। दौला शासक था। शुजाउद्दौला अवध का शासक है। उससे कहता हमें शरण दोगे? इसने शरण में पीएचडी कर रखी थी। क्या कर रखी थी? पीएचडी। क्योंकि इसकी शरण में एक और था, मुगल सम्राट शाह आलम। सम्राट बोल लो, बादशाह बोल लो, शाह आलम द्वितीय।
अब इसकी शरण में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी है। अब इसकी शरण में कौन आ गया? मीर कासिम भी आ गया। ये बंगाल का अब्दस नवाब है, ये अवध का नवाब है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है। शाह आलम द्वितीय जब मुगल सम्राट बने उसके बाद दिल्ली में ही नहीं घुस पाए। मतलब मैं इस घर का मालिक, इस कोचिंग का मालिक हूँ, लेकिन मुझे ही इसमें घुसने की परमिशन न दी जाए। काय का मालिक? अभी तो काय का बादशाह। और आप सोचो, इनकी खुद के खाने के वादे पड़े हुए हैं, एक ये, एक ये किसके ऊपर उड़ रहे थे? शुजा-उद-दौला के ऊपर। किसके ऊपर उड़ रहे थे? इसने, इन लोगों ने बहुत तारीफ की होगी कि सुजा तू तो सुजा, इनको सुजा तू तो सुझा इनको। इनकी बातों में आकर खुद सुझवा के आया, अपनी समझ में आ गया, खुद सुझवा के आया। और इन तीनों ने एक त्रिगुट बना लिया। क्या बना लिया? त्रिगुट बना लिया। उस त्रिगुट के माध्यम से क्या हुआ? एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में अब कौन कौन आमने सामने हैं? एक तरफ तीन शक्तियां हैं, नाम की हैं, शक्ति तो एक ही थी, शक्ति तो एक ही थी। तो बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। अगर पूरी तारीख देखनी हो तो 22 अक्टूबर 1764 में। कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। एक तरफ कौन थे? अंग्रेज। और दूसरी तरफ कौन था? एक तो पहले सबसे बड़े आदमी का नाम लिखो जिसने युद्ध लड़ा था, और तो उसके चेले थे। अवध का नवाब, इसकी क्या हुई? ये सुझाने गया था अंग्रेजों की, शुजा-उद-दौला। ऐसी सुझाई इस अंग्रेजों ने इसकी। इसको समझ में आ गया, ठलुओं के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। मीर कासिम ठलुआ था, उस पर कुछ नहीं था। मुगल सम्राट भी ठलुआ था, वो उस पर कुछ नहीं था। ये ठलुओं के चक्कर में आ गया। देखा तो ठलुआ ताश खेलते रहते ठलुआ लोग, और फिर भिड़वा देते हैं। उसके बाद जो कुटाई होती है, इसलिए ध्यान रखना, जो तुम्हारे दोस्त कुछ नहीं कर रहे हैं उनकी कभी बातों मत आना। उनकी बातों आके कोई तुम भिड़ गए, अरे तुझे देख रही थी, फिर तो तुम्हें मार पड़ेगी ना, तुझे नहीं देख रही थी। ध्यान रखना फिर क्या होगा। इसलिए बातों मत आ जाना। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल का अपदस्त नवाब मीर कासिम, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम। नाम कितना चरकते हैं, शाह आलम द्वितीय। चांद तलवार चलाने जानते हो भले ही। ये तीनों लोग और एक तरफ अंग्रेज, हो रहा है इनमें युद्ध। क्या हो रहा है? इस पर तो कुछ खास सेना थी नहीं, इस पर भी सेना ही थी। ये तो इसकी रोटियां पड़ने वाले लोग थे। ये दोनों किस पड़े? इसकी रोटियां तोड़ने गए थे। जो अवध साहब, अरे आप बहुत बहादुर हैं, आपकी तलवार मर जाने, लाओ कबाब ले आओ खाने के लिए। अब ये तो ऐसे लोग थे। तो अब इनमें युद्ध हुआ बक्सर का। अंग्रेज विजयी हुए। क्या हो गए? अंग्रेज विजयी हुए। अब प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में यही अंतर है, प्लासी का युद्ध एक विश्वासघात था। क्या था? विश्वासघात था, जो जिसका सैन्य दृष्टि से महत्व नहीं था, भले ही राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्व था। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेज बिना चालबाजी के युद्ध लड़ते हैं और अपनी ताकत के माध्यम से इनको हरा देते हैं। क्या करते हैं? इनको हरा देते हैं। अब अपनी सैनिक शक्ति को स्थापित करते हैं। अब हारा कौन है? ये जो हारा है ना, ये गधा, इससे अंग्रेजों को बहुत लाभ होगा। इससे डरते थे अंग्रेज, क्योंकि औरंगजेब ने एक बार मारा था अंग्रेजों को, माफी मांगनी पड़ी थी। वो कहाँ पर? जब हुगली में ने हमला किया, अंग्रेजों ने लूटा हुगली को, तो औरंगजेब की सनक गई, मारा,
सूरत से भगाया, हुगली से भगाया, विशाखापट्टनम से भगाया और मसूलीपट्टनम से भगाया। वहाँ माफ़ी मांगी, 1.5 लाख का हर्जाना दिया, इसलिए डरते थे। लेकिन अब ये हार गया, समझ गए कि औरंगजेब तक ही तो ये माँ के बच्चे थे, बाकी तो ये ऐवे ही हो गए हैं। समझ में आ गया? ऐवे ही हो गए हैं। बादशाह की नज़र कहीं पड़ गई और बेचारा बादशाह बन गया। तो ये वो वाले बादशाह हैं, आजकल चलता नहीं है, वो वाले थे। हाँ, लगा के जितनी नशा रहे उतनी देर बादशाह रहते थे, बाकी में बादशाह नहीं रहते थे। कबाब खाने के लिए, शराब पीने के लिए बादशाह थे ये, बाकी कुछ नहीं था। हार गए। तो अब अंग्रेज जीत रहे हैं, सैनिक दृष्टि से अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। अब क्या है, वो बंगाल के वैध नवाब बन गए, वैध शासक बन गए। क्योंकि अब क्या होगा, मुगल बादशाह क्या करेगा, इन्हें परमिशन देगा। क्या देगा कि हाँ तुम हो सर्वे सर्वा। अब उन्होंने ताकत स्थापित कर ली। और वैसे भी जो एक व्यक्ति सुजाउद्दौला था वो सही था, निपुण था, युद्ध लड़ने में ताकत भी अच्छी थी। तो इससे क्या, जब इसको हरा रहे हैं तो उसकी उनकी प्रतिष्ठा में क्या हो रही है, इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। जब इनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी तो क्या होगा, अंग्रेजों को मजा आ जाएगा। अंग्रेज ऐसा ऐसा लूटेंगे फिर कि आप समझ लो कि इंडिया को खाली कर जाएंगे। आज तक हम लोग देख रहे हैं कि काश अंग्रेज ना आए होते, काश उस दिन सिराज का जन्म ही ना हुआ होता, कोई बीमारी हो गई होती बेचारे को और बंगाल का नवाब कोई अच्छा आदमी बनता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब अंग्रेजों को वैधता मिलेगी। अब अंग्रेज क्या करेंगे, बक्सर में विजयी हुए हैं, इसलिए अब इलाहाबाद की संधि करेंगे। क्या करेंगे, इलाहाबाद की संधि करेंगे। अब इलाहाबाद की संधि के लिए क्या होगा, अंग्रेज इलाहाबाद की संधि कर रहे हैं इन लोगों से, हारे हुए लोगों से। इलाहाबाद की संधि के लिए क्लाइव को बुलाया जाएगा। किसको बुलाया जाएगा, क्लाइव को। लंदन से बुलाएंगे, आओ भाई क्लाइव, इनको ऐसा लूटो, इनको पता चले कि संधि हुई, हम दोस्त हैं, लेकिन वास्तव में इन पर कुछ ना बचे। वैसे बुद्धि तो थी नहीं इनमें, कबाब और सुराख के अलावा कुछ दिखता नहीं था इन्हें, नशे में रहते थे, बहुत सारी बेगम रहती थी इनके पास, इतना ही था और कुछ खास नहीं था। तो अब क्या होगा, एक तो प्रथम संधि होगी, एक द्वितीय संधि होगी। प्रथम संधि होगी और द्वितीय संधि होगी। जो प्रथम संधि थी वह 12 अगस्त 1765 को होगी। कब होगी, 12 अगस्त 1765 को होगी और यह 16 अगस्त 1765 को होगी। बात समझ में आ गया। प्रथम संधि किस किस के बीच होगी, एक तो बंगाल का नवाब होगा। अब जहां मीर जाफर बनाया गया था बक्सर के युद्ध में, वो 1 साल बाद ही मर जाएगा, तो उसका पुत्र बनाया जाएगा नजमुद्दौला, जो अभी बालिग भी नहीं हुआ था। नजमुद्दौला अभी बालिग भी नहीं हुआ था, मतलब किशोर अवस्था में था अभी। तो अब क्या है, नजमुद्दौला बनाया गया, ये बंगाल का नवाब है। ये क्या जाने बेचारा, ये तो खिलौने से खेलने वाला बच्चा था जिसके साथ संधि कर रहे हैं। दूसरा कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम। इन्हें तो जो शराब पे आए थे ना और जो बोटी खवाए थे उन्हीं तरफ ही जाते ये मुगल बादशाह शाह आलम। अब इस संधि कुछ शर्तें होंगी। एक तो शर्त क्या होगी, जो मुगल बादशाह शाह आलम होगा वो क्या करेगा, अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देगा। अब मुक्त व्यापार नहीं, दीवानी। मतलब अब वित्त कौन प्राप्त करेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से अंग्रेज प्राप्त करेंगे। और कौन देगा, शाह आलम देगा, क्योंकि शाह आलम भारत का बादशाह माना जाता था उस समय, इसलिए कहीं ना कहीं अंतिम अधिकार किसका था, मुगल बादशाह का था। इसलिए अब वो क्या होंगे, वैध अधिकारी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वैध अधिकारी बन जाएंगे। इसके अलावा सम्राट शाह आलम को खर्चा चलाने के लिए अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद, 2 जगह थी, कड़ा और इलाहाबाद, किससे, अवध के नवाब से लेकर अंग्रेज किसे दे देंगे, मुगल बादशाह को दे देंगे। अपना कुछ नहीं दे रहे, उससे लेकर उसको दे देंगे। तो ये भी खुश हो जाएगा, हाँ पेंशन बन जाएगी इसकी। क्या बन जाएगी, पेंशन बन जाएगी। अब पेंशन बनाने के लिए 26 लाख रुपए निर्धारित की जाएंगी कि मुगल बादशाह को हर साल
26 लाख रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। मतलब जो बंगाल से राजस्व प्राप्त होगा उसके बदले हम क्या देंगे, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए देंगे। लेकिन नालक कहेंगे क्या कि ये पैसा कौन देगा, बंगाल का नवाब। कौन देगा, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला देगा। इस पर है क्या, है पिद्दू सा है नजमुद्दौला, बोलना जहाँ पे आवे ना। समझ में आ गया, झिंगुर सो नजमुद्दौला। कैसा है ये, झिंगुर सा नजमुद्दौला है भाई, बालिक नहीं हुआ है भाई। वो वास्तव में झिंगुर है कि नहीं, ये तो वास्तव में झिंगुर ही था उस समय। समझ में आ गया, झिंगुर सा था ये। तो अब ये देगा, बेचारा वैसे ही कंगाल है, वैसे ही बेहाल है और बेहाल हो जाएगा। इधर द्वितीय संधि होगी वह अवध के नवाब, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। किससे होगी, सुजाउद्दौला से होगी। और सुजाउद्दौला से कहा जाएगा कि आप कड़ा और इलाहाबाद मुगल बादशाह को दे दें, यह हमारा आदेश है। दूसरा कहेंगे, अंग्रेज कहेंगे देखो जीतने का के अवध की सुरक्षा हम करेंगे। अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम क्या करेंगे, अवध की सुरक्षा करेंगे। और उसके लिए एक अवध में स्थायी सेना रखनी होगी, उसका खर्चा कौन देगा, सुजाउद्दौला। अबे तुम क्या सोचा करोगे, अगर पैसा ही हो तो हम खुद सेना नहीं बना लेंगे। अंग्रेज क्या चाहते क्या है, इसके दरबार में क्या हो, एक स्थायी सेना अंग्रेज रख जाए जो इस पर निगाह रख सके। कुछ चालबाजी तो नहीं चल रहा है ये। इस प्रकार अवध को अन्य राज्यों से अलग कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। और अवध में मुक्त व्यापार का एक अधिकार अंग्रेजों को मिल जाएगा। अंग्रेज कहेंगे हम मुक्त व्यापार करेंगे, सुजा कहेगा और कितनी सुझाओगे, जो करना है करो। समझ में आ गया। आप तो ये बताओ अंगूठा कहाँ लगाएं, क्या कहाँ लगाएं, अंगूठा कहाँ लगाएं, ये नहीं पड़ेगा। और मुक्त व्यापार का अधिकार मिल जाएगा। एक राजा बलवंत थे, उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी बक्सर के युद्ध में। तो अब बक्सर के युद्ध में सहायता कर रहे हैं, तो अब ये हारी हुई पार्टी है सुजाउद्दौला। सही बात है कि नहीं। लेकिन अंग्रेज इतने दूर थे, राजा बलवंत से कहेंगे जो आपने हमारे सहयोग की अच्छी बात है, हम लोग जीत गए अच्छी बात है, लेकिन आप फिर से सुजाउद्दौला को अपना नवाब मानो और उसे कर देना शुरू करो। समझ में आ गया। क्योंकि सुजाउद्दौला से बहुत कुछ मिल सकता था, बलवंत क्या था, इत्तू सी जगह में था। कितनी में, झिंगुर सी जगह में था केवल। समझ में आ गई बात नहीं आ गई। अब झिंगुर सी जगह में क्या करेगा वो, तो बलवंत को भी इससे कर मिलेगा। और अंग्रेजों का असली चेहरा बलवंत को दिख गया होगा। ये वही है जैसे आजकल कहते हैं पुलिस ना की दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ऐसे ही अंग्रेजों की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। मधुमक्खी की तरह है, काट काट कर मार डालेंगे, नहीं तो शहद देंगे। ये शहद कभी नहीं देंगे, ये केवल चूसने ही आए थे। क्या करने आए थे, चूसने आए थे। अब अगर हम देखें तो बंगाल के वैध शासक कौन बन गए, अंग्रेज बन गए। राजस्व किसे प्राप्त होगा, अंग्रेजों को प्राप्त होगा। और ये राजस्व प्राप्त करने का अधिकार किसने दिया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने दिया। तो अब क्या है, अंग्रेज बंगाल के वैध शासक हैं, अर्थात बंगाल के धन पर उनका सीधा नियंत्रण है। अब उससे क्या करेंगे, सेना मजबूत करेंगे और उससे वही होगा जो हमें पता है, भारत विजय होगी। क्या होगी, और भारत विजय के बाद भारत के धन को लगातार लूटा जाएगा और धन लुटता रहेगा, धन बाहर जाता रहेगा। दादा भाई नौरोजी आएंगे आगे, वो कहेंगे धन निकासी का सिद्धांत देंगे, तब भारतीयों की आंखें खुलेंगे, ओ माय गॉड, जो लंदन में जो बिल्डिंग बन रही है वो तो हमारे पैसा की हैं। तब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो जाएगा। और ओ माय गॉड, वर्तमान में मूवी आ गई है। तो अब ये आपका पूरा समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि बक्सर का युद्ध हुआ, अब यहां पर द्वैध शासन लागू हुआ। क्या लागू हुआ, देखिए बंगाल में द्वैध शासन अगर देखें तो 1765 में क्लाइव द्वारा लागू किया गया। अगर देखें इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत यह शासन लागू हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत यह शासन लागू हुआ था। अगर हम देखें तो है क्या,
अगर हम देखें तो है क्या, मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन के बारे में समझें पहले कि मुगल प्रशासन में बंगाल एक प्रांत था। क्या था? बंगाल एक प्रांत था और उस प्रांत में दो अधिकारी हुआ करते थे, एक को सूबेदार और एक को दीवान कहते थे। जो सूबेदार था वो क्या था, प्रशासनिक अधिकारी था, और ये क्या था, वित्तीय अधिकारी था। ये क्या था, वित्तीय अधिकारी था। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते थे और ये अंतिम रूप से किसके प्रति, मुगल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी थे। क्या थे? मुगल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी थे। ये थे मुगल प्रशासन। क्या था? मुगल प्रशासन। अब बंगाल, इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद क्या होता है, बंगाल है। अब बंगाल में क्या है, एक तरफ क्या है, अंग्रेज हैं और एक तरफ नवाब है, जो नाम का है नवाब है। अब नवाब जो है, अंग्रेज हैं, वो क्या है, दीवान हैं। दीवानी मिल गई इनको, अंग्रेजों को क्या मिल गई है, दीवानी मिल गई है। और नवाब को पास क्या है, अब सूबेदारी है। वास्तव में क्या है, सूबेदारी। सूबेदारी है। अब दीवानी का मतलब वित्तीय अधिकार अंग्रेजों के पास है और नवाब के पास सूबेदारी है। क्या अंग्रेज मुगल प्रशासन के प्रति उत्तरदायी है? नहीं। अब जो नवाब है, जो अंग्रेज हैं, वो नवाब को अपना हाथ की कठपुतली मानते हैं। क्या मानते हैं? कठपुतली मानते हैं। तो अब सोचो, उत्तरदायित्व तो किसके पास है, उत्तरदायित्व तो इसके पास है भाई। सूबेदार कौन होता है, जिसपे सेना हो, जैसे पुलिस हो, जो न्याय व्यवस्था देखे, वही सूबेदार होता है। तो वास्तव में उत्तरदायित्व इसके पास है। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है, वास्तविक शक्ति इसके पास है। वास्तविक शक्ति किसके पास है, इसके पास है। इस प्रकार कह सकते हैं, एक प्रांत में दो शक्तियां, एक तो नवाब जो प्रशासक कार्य कर रहा है और एक अंग्रेज जो वित्तीय कार्य कर रहे हैं। और ये दोनों एक दूसरे प्रति उत्तरदायी नहीं है, ना एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं, बल्कि यही इसको नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन ये अब शासक भी नहीं बनना चाहते, ये केवल माल लूटना चाहते हैं। शासक, पता कारण क्या था, अगर ये सीधे शासक बनते तो जनता का क्रोध झेलना पड़ता, विदेशियों का क्रोध झेलना पड़ता। नहीं, कौन झेले, कौन झेले, समझ में आ गया। तो क्या करते हैं, केवल ये पैसा लेते हैं, लेकिन सारे दायित्व तो कुछ कमी होती है इस राज्य में, तो क्या करता है, नवाब को गालियां पड़ती हैं कि नवाब हमारा बेकार है। मजाक कौन ले रहा है, ये ले रहे हैं। अब इस प्रकार प्रांत में दो शक्तियां हैं। क्या हैं, तो द्वैध हो गया। द्वैध का दोहरी शासन हो गया ना, क्या द्वैध का मतलब दोहरा शासन। तो इसी को क्या कहा गया, दोहरा शासन कहा गया, जिसमें वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी और नवाब के पास केवल उत्तरदायित्व था। क्या था, गालियां खाने के लिए मन्नू भैया थे, लेकिन क्रेडिट लेने के लिए इटली की महिला थी। नाम ना लेना पप्पू की मम्मी का। तो इसी प्रकार यहां हो रहा है, गालियां कौन खाता है, मन्नू भैया खाते हैं, और मजे कौन लेता है, अंग्रेज लेते हैं। कौन लेते हैं, क्रेडिट कौन लेता है, अंग्रेज लेते हैं। अब हुआ क्या, शाह आलम से इन्होंने दीवानी प्राप्त की थी। शाह आलम से इन्होंने दीवानी प्राप्त की थी। इन अंग्रेजों ने 53 लाख रुपए से दिए नवाब को। ये तो नवाब क्या पिद्दू सा नवाब था, ये नजमुद्दौला झिंगुर सा लौड़ा था नहीं था। तो इसको 53 लाख रुपए दिए और इससे क्या ले लिया, निजामत का अधिकार। निजामत, निजामत जानते हो क्या होता है, निजामत, निजामत मतलब न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था का अधिकार ले लिया। अब अंग्रेज जगह जगह पर न्याय कर रहे हैं कि भारतीयों में अगर लड़ाई होगी तो कैसे होगा। अब जो ये न्याय करते थे, खुद नहीं करते थे, अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से। बात समझ में आ गया, अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से न्याय करते। अपने भारतीय एजेंटों के माध्यम से क्या करते, ये लोग कर वसूलते। इन्होंने उप दीवान बना रखे थे, तो स्लैब बन गई। जब जनता का शोषण इतना होने लगा, क्योंकि अब मैं अंग्रेजों के नीचे हूं और मेरे नीचे कोई और है, कर लेगा तो मैं भी खाऊंगा, वो भी खाएगा, फिर अंग्रेज भी खाएगा। इतना खाएंगे तो किसान के पास खाने को क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए भूख हड़तालें हुई। द्वैध प्रशासन के दौरान क्या हुई, भूख हड़तालें खूब सारी होने लगी। बात समझ में आ गया। तो
तो आपको समझा द्वैध शासन का मतलब क्या था, एक प्रांत में दो शक्तियां थी, अंग्रेज भी था, नवाब भी थे, शक्ति वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास थी जो दीवानी प्राप्त थी, और नाम का उत्तरदायित्व किसके पास था, बंगाल के पास था। गाली ये खाता था और रसमलाई ये खाते थे। और रसमलाई खाते थे कौन, मन्नू भैया या इटली की महिला, और गाली कौन खाया, मन्नू भैया। अब द्वैध शासन लगाया क्यों उन्होंने, द्वैध शासन लगाया क्यों, अगर सोचो बंगाल का सीधी सत्ता अपने हाथ में ले लेते तो बंगाल की जनता का मूड खराब हो जाता। और बंगाल की जनता का मूड खराब, सोचो अभी एक महिला है ममता दीदी, उसका मूड खराब हो जाए तो आता माजी सटकली है क्या, नहीं होता, नहीं होता है। तो अब सोचो जनता का मूड, उस समय कितनी ममता दीदी होंगी, अगर मूड खराब हो जाता तो चप्पल मार मार के अंग्रेजों को लाल कर देती, तो जनता का आक्रोश ना झेलना पड़े, इसलिए उन्होंने सीधे शासन अपने हाथों में ना लिया, स्थानीय विद्रोह हो सकते थे। इसके अलावा ये दीवान बन गए हैं, इसका मतलब कर लेंगे, क्या लेंगे, कर लेंगे। कर लेते समय ये कर विदेशी व्यापारियों से भी लेंगे, लेंगे नहीं लेंगे। अब विदेशी व्यापारियों से लेंगे कि अरे फ्रांसीसी कावे व्यापार करने आया है, इतने माल का टैक्स निकाल। अंग्रेज कह रहा है बंगाली भाषा में, फ्रांसीसी का मूड खराब हो जाएगा, वो चप्पल उतार के देगा ना, तू साला कौन सा भारतीय है, तू भी तो हमारे पड़ोसी आया है, ऐसा। तो विदेशी क्या करते, सारे इकट्ठे हो जाते, फिर इनकी कुटाई कर सकते थे। इनने कुटाई से बचने के लिए अन्य यूरोपीय शक्तियां एक साथ इकट्ठी होकर अंग्रेजों का विरोध ना करने लगे, इसलिए इन्होंने सीधी सत्ता हाथ में ली नहीं। ये कर वसूलते थे लेकिन नवाब के पीछे छुपकर। कौन वसूल रहा है वास्तव में, नवाब वसूल रहा है, लेकिन पीछे कौन है, इटली की महिला है, मतलब अंग्रेज हैं। कौन है, अंग्रेज हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा एक बात बताओ मुझे, अब अगर पूरे बंगाल को बना लेते तो प्रशासन भी लगाना पड़ता, कानून व्यवस्था बनानी पड़ती, पुलिस लगानी पड़ती, ये सब प्रशासनिक कठिनाइयां आती नहीं आती। अब ये कंपनी व्यापारी कंपनी है, क्या इस पर इतनी बड़ी सेना होगी कि ये इतना बड़ा बंगाल संभाल ले। बंगाल का मतलब क्या, पश्चिम बंगाल प्लस बांग्लादेश प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, इतना बड़ा था। इन पे सेना थी इतनी नहीं थी। जब इतनी सेना ही नहीं है इन पर, दूसरा इनके जो अधिकारी हैं वो जो स्थानीय रीति रिवाज जानते नहीं है। पता चला इनके यहाँ तो जूती चप्पल पहन के जाते हैं और बैठ जाते हैं उस पर, और एक मोमबत्ती लगा लेते हैं और पूजा चालू हो जाती है। हमारे यहाँ भी मंदिर में जाता, मूड खराब हो जाता, तो जूता और चप्पल और कोट पैंट कुछ उसके शरीर पे रहता नहीं, जो अंग्रेज था अब नहीं है। ऐसे ही ये लोग वाइन लेके जाते हैं, और पश्चिम बंगाल में मुसलमान बहुत रहता था, ये मस्जिद में वाइन लेके जाते, वहाँ पे बैठ के पार्टी करते, फिर मुसलमानों का मूड खराब। बकरा कटता ईद से पहले, हो बकरा कौन होता, बात समझ में आ गया। तो इनकी स्थिति खराब हो जाती, खराब ना हो। इसके अलावा एक समस्या और थी, अगर ये शासन अपने हाथ में ले लेते तो इंग्लैंड में क्या था, लोकतंत्र था। लोकतंत्र का मतलब वहां पर संसद थी, ब्रिटिश संसद। अब लोकतंत्र था तो वहां की संसद को पता चलता, तुम्हें तो व्यापार करने के भेजा तेरे, तुम तो हमारे जैसे वो बन गए सत्ताधारी। तो ब्रिटिश संसद हस्तक्षेप करती और कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लेती। इससे क्या होता, जो कंपनी के डायरेक्टर थे उनको नुकसान होता। क्या होता, नुकसान होता। तो संसद अपने हाथ में सीधे शासन ना ले ले कंपनी से लेकर, और 1857 के बाद ऐसा हुआ भी, इसलिए भी इन्होंने कहा सीधी सत्ता हाथ में नहीं ली। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के। बंगाल में द्वैध शासन क्यों लगाया, और बंगाल में द्वैध शासन के कारण क्या थे, द्वैध शासन क्यों लगाया गया, अब इसके परिणाम क्या हुए। अगर हम द्वैध शासन के परिणामों की बात करें तो क्या लगता है आपको, अच्छे परिणाम रहेंगे। अगर ऐसा शासक जिसने उत्तरदायित्व ही ना लिया हो, ऐसा शासक जिसने उत्तरदायित्व ही ना लिया हो, वो राज्य क्या फल फूल सकता है। मोदी जी कहें हमारी गलती ना, चंद्रयान 2 में फेल है वो, लेकिन चंद्रयान थी, हाँ अरे हमारे वैसे हुआ, तो गलत है। नेता वो अच्छा होता है जो फेल होने पर आगे आए कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, और जब आप कामयाब हो जाओ कहो तो इन सब की जिम्मेदारी है। आजकल के नेता अलग तरह के हैं, आजकल के नेता अलग तरह के हैं,
जैसे फेलियर होगा वो फटक से दुबक जाते हैं, और जब पास हो जाते हैं तो कहते हैं हाँ अरे हमारा इंटरव्यू लो, ऐसा फोटो खींचो। तो ऐसा होगा जब उत्तरदायित्व ही नहीं था तो कानून व्यवस्था कमजोर होगी, कानून व्यवस्था कमजोर होगी। अब बंगाल में क्या होगा, अव्यवस्था फैलने लगी, लूटपाट बढ़ जाएगी, डकैतियां होने लगी, चोर चकोरी होने लगेगी, होगी या नहीं होगी। अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी दीवानी है, दीवानी कार्य उप दीवानों से करा रहे हैं। इन्होंने बंगाल का एक उप दीवान बना दिया मोहम्मद रजा खान, और बिहार का बना दिया राजा सिताब राय। कौन बना दिए, राजा सिताब राय को बना दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ये मनमाने तरीके से राजस्व ले रहे हैं। ये नालायक क्या करने आए थे यहाँ पर, पैसा खवाने आए थे, पैसा कमाने, लूटने आए थे हमको। तो क्या करेंगे, मनमाने तरीके से राजस्व लेंगे। उस समय क्या था, सबसे अधिक पैसा कहां से मिल सकता था, भूमि कर से। किससे, भूमि कर से। तो मनमाने तक राजस्व लेंगे। अब अगर तुम ज्यादा राजस्व कृषकों से लोगे तो कृषकों की स्थिति बेकार होगी, कृषकों पर इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो अपनी फसल उगा सके। तो कृषि में गिरावट आएगी। क्या आएगी, जब कृषि में गिरावट आएगी, किसानों का शोषण होगा, जब खाद्यान्न में कमी होगी तो अकाल बढ़ेंगे, भूख है, अकाल बढ़ेंगे। इसलिए क्या हुआ 1770 में, 1770 में, 65 में लग रहा है, और 1770 के दशक में सबसे अधिक अकाल आए और सबसे भयानक अकाल आए। गांव के गांव मर गए, आप समझ रहे हो, गांव के गांव मर गए। अब ये जो अंग्रेज हैं इनके लिए भी द्वैध शासन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज होती है, लालच बहुत बुरी चीज होती है। जब द्वैध शासन लगाया गया तो कंपनी ने लगाया, कंपनी के व्यापार में वृद्धि होगी, लेकिन आप मानिए कहीं ना कहीं निजी व्यापार कहीं ना कहीं में हमारा आदमी में घुसा हुआ है। तो अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे हैं, कंपनी के व्यापार की जगह अपना निजी व्यापार बढ़ाने लगे। क्या करने लगे कि क्लाइव का अलग व्यापार चल रहा है, कि फलाने सिंह जॉन का अलग चल रहा है, कि चप्पल का अलग चल रहा है, कि जूते का अलग चल रहा है व्यापार, नाम है सब, समझ में आ गया, कि आइसक्रीम का अलग व्यापार चल रहा है, ये भी नाम होगा किसी का। तो अब इनके ठुल्लों के ऐसे व्यापार चल रहे हैं, समझ में आ गया। तो इससे कंपनी के व्यापार में कमी आ गई। क्या आ गई, अब कंपनी के व्यापार में कमी आई तो कंपनी के लिए द्वैध शासन अच्छा रहा क्या, नहीं रहा। कंपनी ने क्या किया, इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का तेजी से विकास हो रहा था। अब कपड़ा उद्योग के विकास के लिए भारतीय कपड़ा जो उद्योग था उसको दबाने का प्रयास किया गया, जिससे इंग्लैंड से बना हुआ मशीन का कपड़ा लिया जा सके। बंगाल में कपड़ा उद्योग तो दबाया गया, लेकिन कपास के उद्योग को बढ़ाने की कोशिश की गई। साथ साथ में क्या था, कच्चे रेशम का काम हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता, बहुत बढ़िया कारीगर थे हमारे यहाँ, मतलब ऐसा काम करते थे कि यूरोप वाले कहते थे कि ये भी हो सकता है रेशम से। हाँ बाबू, हम हैं इंडियन, कौन है, इंडियन है, कर सकते हैं। रेशम का काम होता था। अब इनने कर लिया बंगाल पे कब्जा, बहुत दुष्ट है ये। इनने रेशम बुनकरों से कहा हमारे लिए काम करो, हमारे लिए काम करो। किसके लिए काम करो, हमारे लिए काम करो, हम जितना पैसा दें उसमें काम करो। इसे कहते हैं ददनी प्रथा। क्या कहते हैं, हमारे लिए काम करो और हम जैसा जितना पैसा उसमें काम करो, इसे ददनी प्रथा कहते हैं। हमारे रेशम बुनकर इंडियन है, इंडियन झुकता नहीं है, उनने अपने अंगूठे कटवा लिए, जो करा काम। ददनी प्रथा से बचने के लिए रेशम बुनकरों ने अपने अंगूठे कटवा लिए, लेकिन काम नहीं किया, झुके नहीं। ऐसे ही लोग भगत सिंह बने, बाद में क्या बने, अगला जन्म हुआ भगत सिंह बने और धनाधन अंग्रेजों को ठोका। फिर समझ में आगे नहीं आगे। तो ददनी प्रथा मजबूर करते थे, क्या करते थे, मजबूर करते, अंगूठे कटवा लिए। अब एक बात ना हो, ये अंगूठे कट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो अब वो शिल्प बुनकर तो नहीं रहे। जब वो बुनकर नहीं रहे तो क्या आएंगे, गांव की तरफ जाएंगे, खेती की तरफ जाएंगे, कृषि की तरफ जाएंगे। कृषि हमारी पहले से ही पिछड़ी हुई थी, और भार पड़ा तो और पिछड़ गई, अकालों की बारंबारता और बढ़ने लगी। तो द्वैध शासन सबके लिए अच्छा नहीं रहा। ऐसे में क्या हुआ, 1772 ईस्वी में, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। क्या बना गया, बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा गया, और वारेन हेस्टिंग्स ने
द्वैत शासन को समाप्त कर दिया बंगाल से। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और सीधे सीधे कंपनी ने बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लिया। क्या कर लिया? बंगाल का शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार बंगाल से द्वैत शासन की समाप्ति हुई और 1712 में वारेन हेस्टिंग्स से खत्म किया और सीधा कंपनी ने शासन अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो प्लासी के युद्ध से, कहां से? प्लासी से जो यात्रा शुरू हुई वो बक्सर पहुंची, बक्सर से द्वैत शासन पर पहुंची और द्वैत शासन से फिर कहां पहुंच गई? अंतिम रूप से कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। कंपनी यही तो चाहती थी। क्या चाहती थी? लेकिन समय से ले रही थी। प्लासी में कुछ और कर रहे हैं, बक्सर में कर रहे हैं, फिर द्वैत शासन लगा रहे हैं, फिर अपने हाथ में शासन ले रहे हैं। इस प्रकार प्लासी से शुरू हुई प्रक्रिया 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने पूरी कर दी और बंगाल के शासन सीधे अपने हाथों में ले लिया। अब अंग्रेज बंगाल के दीवान नहीं, बंगाल के शासक बन गए। क्या बन गए? बंगाल के शासक बन गए। इस प्रकार बंगाल की जीत अंग्रेजों ने पूरी की और इसी के साथ अंग्रेजों ने अन्य राज्यों पर अब जीत करना शुरू कर दिया। उसमें अगला राज्य मैसूर था। क्या था? मैसूर था। तो अब आप समझ गए होंगे बंगाल को अंग्रेजों ने कैसे जीता, बंगाल के नवाबों ने क्या क्या गलतियां की, किन किन परिस्थितियों में अंग्रेजों को बढ़त मिली, प्लासी का युद्ध क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में क्या हुआ, द्वैत शासन कैसे हुआ और 1772 में कंपनी ने अपने हाथ में वारेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में कैसे शासन अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार बंगाल विजय पूरी हुई। अब आप देख रहे थे अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव ने। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आप सदैव खुश रहें, आसपास सफाई रखें, पेड़ पौधों की रक्षा करें और जानवरों को दया करें। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।